गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था एटॉमिक रेडी, ठीक है, फिजिकल ट्रेंड में। आज हम जाएंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट, कोवेलेंट रेडी। आपने 9th में 10th में बॉन्डिंग पढ़ाई है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक। तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन हैं। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पर आपका इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। तो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों जो मिलकर अपना बॉन्ड बना रहे हैं उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब ये भी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों जो बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि इनको बॉन्ड बनाना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसे हम कोवेलेंट कर रहे हैं, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझते हैं। ये एक हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया कि ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, मतलब बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस, मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कोवेलेंट रेडी कह रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस कह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो रेडियस दिख रहा है आपको, ठीक है, इसे हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो कोवेलेंट रेडी का क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द बिटवीन द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स, ठीक है, बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, क्लियर। दोनों के न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर से दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, ठीक। तो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बताया है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ इज 74 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है कि जो एटम होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। सेंटीमीटर और मीटर में क्यों नहीं लिया, तो हमें भी पता है कि हम एटम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो वो इतना छोटा होता है, इसीलिए उसका जो यूनिट हमने लिया है यहाँ पर पिकोमीटर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटेलिक रेडीज, ठीक है। तो यहाँ पर मेटेलिक रेडी क्या होता है, जब दो मेटल आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, जब दो मेटल आपस में जुड़ते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मेटेलिक रेडियस बोलते हैं, ठीक। जिस तरीके से दो मेटल हैं, दो मेटल आपस में जुड़े, जिनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जा रहा है, सेंटर्स के डिस्टेंस को क्या बोला जा रहा है, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, मेटेलिक रेडियस। तो इट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ध्यान रखना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 मेटल आयंस, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे अलग था, ठीक, यहाँ पे अलग है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 मेटल आयंस इन अ मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है। तो एक मेटेलिक क्रिस्टल है, इसमें अगर दो मेटल जुड़ते हैं, मतलब एक मेटेलिक क्रिस्टल है जिसमें दो मेटल्स जुड़ते हैं और एक रेडियस बनाते हैं, उसे मेटेलिक रेडियस कहा जाता है। इसके बाद है रीज़न, तो ये वेरिएशन क्यों दिखाता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो यहाँ पर देखो टॉप टू बॉटम में, यहाँ पे इस तरीके से दिखाती हूँ, आप लोग क्या करना है, पीरियोडिक टेबल आपके सामने ओपन करके रखना है, ठीक है। तो ये जो टॉप टू बॉटम है, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। बट जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं,
एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज। ये वेरिएशन देखने को क्यों मिला, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मतलब यहाँ पे वेरिएशन देखने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटम्स तो यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटम्स तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहे हैं, पर इतना वेरिएशन क्यों है कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो उसके कारण ये वेरिएशन देखने को मिलता है। हमें पता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज, अगर ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होता जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन नंबर इज ऑल्सो 9, तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन हो जाएंगे, कितने, 9 प्रोटॉन, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होने के कारण जो आपके शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज के कारण, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पास में आना शुरू हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पास आते हैं तो साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप ये जो आपके सामने पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल में दे रखा है, आप इसको देखो, ठीक है। आप इसको देखोगे तो आपको इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको मैं आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, मैं इसलिए आपको ये चीज़ें वापस से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप जो भी ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं वो आपको 12th में भी काम में आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को देखो। हमें पता है कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं, ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम नाइफ से भी इजीली काट सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सेकंड ग्रुप को। तो सेकंड ग्रुप में एलिमेंट जो है वो अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, क्या कहते हैं इनको, अल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है। हमें ज़्यादातर ये कहाँ पे मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पी ब्लॉक अगर आप देखो तो पी ब्लॉक में मिक्स्ड एलिमेंट, मतलब ये एक ऐसा यूनिक ब्लॉक होता है जिसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। मेटल्स आपको पता है कि क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की। देखो अगर मेटल की बात करूं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। हमेशा याद रखना, मेटल हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और अपने ऊपर क्या चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो मैं एक एग्जांपल में समझाती हूँ कि जब मैं ग्रुप 1 में देखूँ तो ग्रुप 1 में क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रुप 1 में क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में मैं एग्जांपल आपका लेती हूँ, जैसे लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 1। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, ठीक है, लेकिन है कितने, 1। तो ये क्या करेगा, अब
7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेस्ट है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। क्या करेगा, लूज़ करेगा। ठीक है, इसके लिए ये इजी है क्योंकि जब इसके प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना है 3, तो न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं। अब इसके न्यूक्लियस में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। तो क्या है इसके लिए इजी, ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। सेम अगर मैं देखूँ सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ठीक है, तो सेम क्राइटेरिया इसका भी है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेस्ट है 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर दे। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, लिथियम में आप देखो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया कि जब मैं यहाँ पर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव बड़ा है, पॉजिटिव क्या है, बड़ा है, तो आपके यहाँ पे लिथियम पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। देन अगर मैं बात करूँ किसकी, बेरिलियम की, है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन लेने से बेस्ट ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। ठीक है, तो अब देखो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं 4, कितने प्रोटॉन्स हैं 4 और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, कौन बड़ा है, प्लस चार्ज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2, तो +2। क्लियर। देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको एटॉमिक रेडियस बता दिया है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि जैसे हम डाउन टू ग्रुप आएंगे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बट व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। ठीक है, नॉन मेटल और मेटेलिक कैरेक्टर्स में सबसे पहले आप देखो मेटेलिक कैरेक्टर व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज होगा। आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने आपके सामने ये फिगर ओपन करके रखा है कि व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, और बॉटम से टॉप में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और जब हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, आप आपके पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे जो मेटेलिक कैरेक्टर है इट विल बी इंक्रीज, एंड व्हेन यू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। देखो अब हम इसमें अगर आपने एटॉमिक रेडियस आपको समझ में आया, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हमें पता है मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो आपको पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल डिक्रीज। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे
ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब हम बॉटम टू टॉप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। याद रखना जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बिल्कुल आपके एटॉमिक रेडियस के अपोजिट चलेगा। अब जहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा वहाँ पे ये तीनों डिक्रीज होंगे, जहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा वहाँ पे ये तीनों इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये तीनों एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, तो when we go from top to bottom electron negativity will decrease, and when we go from bottom to top electron negativity will increase, and जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और ऐसा ही आपका सेम आयोनाइजेशन का होगा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, और जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। व्हेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। सेम इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट विल इंक्रीज एंड बॉटम टू टॉप इट विल बी इंक्रीज। क्लियर। तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन अन एलिमेंट, जैसे कि मेटेलिक कैरेक्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल कि मेरे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनका अगर मुझे बॉन्ड बनाना है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास भी क्या है, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और मेरे पास क्लोरीन है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या करेंगे, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्या है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और हाइड्रोजन क्या करेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने आप इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे। क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन की, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक, तो क्या बोला जा रहा है, अगर अज्यूम कीजिए कि जैसे मैंने लिथियम लिया था, ठीक है, मैंने क्या लिया, जैसे मैंने लिथियम ले लिया, ठीक है, तो लिथियम का जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज 3 और 2 1। ठीक है, इस तरीके से मैं इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करूँगी तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, चारों तरफ। ठीक, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, लूज कर देता है। तो ये क्या करेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं चाहिए, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ठीक है, तो इसको देखो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी यूज़ हुआ। ठीक है, और जो मिनिमम एनर्जी की नीड थी उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसको समझो कि इस इलेक्ट्रॉन की इसको कोई नीड नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकालना था, ये निकालना चाहता था इसको, तो इसको आसानी से निकाल देगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हुई इसको बाहर लूज़ करने के लिए, तो उसका जो मिनिमम एनर्जी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। क्लियर। तो देखो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है, उसको अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ जाए तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ जाए तो
लूज कर देगा ना, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की नीड होगी, ठीक है, उसको भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की नीड होगी ना, जैसे अभी हमारे पास मेटल की थी, लिथियम की थी। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। क्या होगा जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, क्या होता है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है इट विल बी इंक्रीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं होता है, ठीक है। जो हमारे पास एस ब्लॉक होते हैं जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की नीड ही नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। लेकिन जब हम राइट साइड जाते हैं, जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, डिक्रीज है। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे इसको इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, नीड होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज, क्लियर। तो ये आपका सिंपल सा ट्रेंड था, आपको बहुत इजीली मैंने आपको समझाया है, इसको रिवाइज करना, ठीक है, क्लियर। और यहीं पे मैं इस चैप्टर को एंड करती हूँ। थैंक यू।